गुड मॉर्निंग। कल अपन ने जो पढ़ा था पहले उस चीज़ को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो अपन ने पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, उस पूरे पोर्शन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार कॉपी में पेज पलट पलट के, आपने नोट्स तो बनाया ही होगा, पेज पलट पलट के एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा पीछे पढ़ाया हुआ टॉपिक को, ताकि अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे न्यूमेरिकल्स में पीछे वाले टॉपिक का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। इसीलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। जो चीज़ अपन ने पहले कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कर चुके हैं, तो उस चीज़ को अपन क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि इधर बहुत दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था। अब आगे चलिए, आज जो अपन पढ़ेंगे उससे पहले जो कल पढ़ा था रिफ्रैक्शन, उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। रिफ्रैक्शन होती है कि जब कोई लाइट किसी बाउंड्री पर, जो बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट करती हो, जब कोई लाइट किसी बाउंड्री पर जो दो मीडियम को सेपरेट करती हैं, इस बाउंड्री पर जब लाइट रे स्ट्राइक करती है, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ डेविएट कर जाती है, या तो इधर या तो इधर। इसी डेविएशन को, इसी फिनोमिना को, इस घटना को क्या कहते हैं? लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर आपको हमने बताया था रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। क्यों स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है? रीजन है चूंकि मीडियम चेंज हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर कि लाइट अगर यहाँ आई रेड कलर की, तो इधर जो ट्रांसमिट होगी लाइट, उसकी भी कलर रेड ही होगी। इसीलिए हमने आपको बताया था कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फिर आपको क्या बताया था? वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में बताया था कि वेवलेंथ चेंज करेगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक टर्म सीखा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब म्यू बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? म्यू बराबर पढ़ा था C/V, जहाँ पे C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी फाइंड आउट। V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी फाइंड आउट। मैंने आपको बताया था कि लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड है, और इस V की वैल्यू हमेशा C से कम होगा। ये भी C के बराबर हो जाएगा जब हमारा मीडियम एयर हो। तो आपको कल हमने बताया भी था कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? 1 होती है। बाकी किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ी होती है। मतलब म्यू की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। हमने कुछ लिखाया भी था आपको कि ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2 बोले तो 1.5। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 बोले तो 1.33। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। इसके बाद हमने आपको बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसी को अपन क्या लिखेंगे? μ1/μ2, जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। फिर और क्या बताया था आपको? और बताया था हमने आपको कि यहाँ 2 तरह का मीडियम अपन देखेंगे। क्या क्या? एक रेरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। सर हमको पता कैसे चलेगा कौन मीडियम रेरर है, कौन मीडियम डेंसर है? तो ये कंपैरेबल चीज़ है, ये कंपैरेटिव चीज़ है कि दो मीडियम में, दो में से एक अगर रेरर होगा तो उसके कंपैरिजन में दूसरा क्या होगा? डेंसर होगा। तो एक मीडियम रेरर, दूसरा मीडियम डेंसर। हम कैसे पहचानेंगे रेरर डेंसर किसका कौन होगा? तो जिसके लिए, जिस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम डेंसर कहेंगे, और जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी उसको हम रेरर कहेंगे। मान लीजिए हमको नहीं पता, हमारे पास 2 मीडियम है, एक एयर है और एक ग्लास है। सर हम कैसे पता करेंगे डेंसर कौन रेरर कौन? देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब आप ही देख लो कि ज़्यादा कौन है, 3/2 का मतलब 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एयर के तुलना में। मतलब ग्लास कैसा हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम, बोले तो सघन माध्यम, और ये हो गया रेरर मीडियम, बोले तो विरल माध्यम। ठीक है, मान लीजिए कहेगा ग्लास वाटर में बताइए कौन रेरर है कौन डेंसर है, तब कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2, बोले तो 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, बोले तो 1.33। आप ही बता दीजिए ज़्यादा कौन सी वैल्यू है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में, तो हम क्या कहेंगे, ग्लास अब क्या हो गया, वाटर की तुलना में ग्लास हो गया डेंसर, जबकि वाटर क्या हो गया, रेरर। बात समझ में आई। हम कैसे जानेंगे रेरर कौन डेंसर कौन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो कौन होगा, डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो कौन सा होगा, रेरर मीडियम। तो ये चीज़ था, ये चीज़ अपन ने कल देखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे एक फॉर्मूला है, एक साइंटिस्ट था काउची। काउची ने एक फॉर्मूला दिया, क्या, म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। म्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को ही और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में एन से भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो म्यू क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए और बी क्या है, ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। और लेमडा क्या है, लेमडा है वेवलेंथ। वेवलेंथ बोले तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब मतलब कॉचे ने क्या बताया, ध्यान से समझिए कि म्यू जो है लेमडा स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्सली। अब ध्यान से देखिए कैसे, ए क्या है कांस्टेंट, बी क्या है कांस्टेंट, तो चेंज किस में होगा, सिर्फ लेमडा में ही ना। तो म्यू क्या है, लेमडा स्क्वायर के इन्वर्सली है। मतलब अगर लेमडा को बढ़ाएंगे, देखिए लेमडा कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, अगर लेमडा को बढ़ाएंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर लेमडा को बढ़ाएंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्या अपन ऐसे जानते हैं क्या, लाइट के लिए 7 कलर्स होती है ना, विवग्योर। लेमडा की वैल्यू सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, विजिबल रीजन में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, रेड कलर की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वायलेट कलर की। मतलब हमको एक बात पता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस कलर की होती है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, वायलेट कलर की। अब लेमडा और म्यू में रिलेशन कैसा है, लेमडा जो है, म्यू जो है लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब सर अगर लेमडा बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, घटेगा। लेमडा अगर घटेगा तो म्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ से म्यू बराबर, अगर लेमडा जिसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, म्यू उसके लिए सबसे कम होगा। लेमडा जिसके लिए सबसे कम होगी, म्यू उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो बताइए लेमडा सबसे कम किसके लिए है, वायलेट के लिए, तो म्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, वायलेट के लिए। ऐसा हो जाएगा क्या ऑर्डर। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि विवग्योर में सबसे ज़्यादा, विवग्योर में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लाइट का होगा, तो अपन क्या कहेंगे, वायलेट कलर के लाइट का। कोई अगर पूछे क्यों, रीज़न क्या है, तो हम कहेंगे चूंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा।
सर ये पता कैसे चला? कॉचे नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, म्यू बराबर ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, म्यू बराबर ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, जहाँ ए बी क्या है कांस्टेंट, लेमडा क्या है वेवलेंथ, और म्यू क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक है, c बराबर, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। c बराबर क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। c क्या है, c के बारे में तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू फिक्स है एप्सिलॉन नॉट की, कितना 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी वैल्यू फिक्स है। इन्हीं दोनों की वैल्यू को रखने के बाद, इस फॉर्मूला में रखने के बाद देखिए ना 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 और c क्या है सॉरी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, जब इन दोनों का वैल्यू यहाँ रखा जाता है तभी इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिस तरह ये एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला दिया, वो क्या है सुनिए, म्यू बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, म्यू बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। अब ये म्यू क्या है वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एप्सिलॉन आर क्या है, देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू आर क्या है, म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो म्यू बराबर अपन ने 3 फॉर्मूला देखा, कौन कौन देखिए, एक फॉर्मूला देखा म्यू बराबर c/v, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या देखा कॉचे फॉर्मूला म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला म्यू बराबर क्या देखा म्यू बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। इन दोनों की वैल्यू दी हुई होगी, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। 3 फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई दिक्कत? ये चीज़ था अपन क्या कर रहे थे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है वो चीज़ अपन ने सीखा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है वो अपन ने देखा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना होगा। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट टाइम टेकन, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय अ लाइट रे टू क्रॉस अ स्लैब ऑफ thickness T and refractive index म्यू। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लाइट रे है, वो किसको क्रॉस कर रही है, एक स्लैब को। स्लैब मतलब सिल्ली। मान लीजिए सपोज ये मान लीजिए ये एक स्लैब है, ऐसा ही मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्लैब है। तो इसकी जो मोटाई है कितनी है, टी है। तो लाइट रे ऐसे आ रही हैं, ये किसी मीडियम का बना होगा ना, ग्लास का बना होगा या किसी और मटेरियल का बना होगा वो स्लैब। तो कह रहा है एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। थिकनेस का मतलब समझिए कि मान लीजिए ये इतनी मोटी है ना, हमारी हाथ इतनी मोटी है तो इसकी थिकनेस ये कुछ हुई। उसी तरह ये स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो कह रहा है एक लाइट रे क्रॉस कर रही है किसी स्लैब को। तो बताइए लाइट रे के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो हम कह देंगे लाइट ने स्लैब को क्रॉस कर लिया। इस स्लैब का थिकनेस बताइए कितना है, ये स्लैब का थिकनेस टी है। तो लाइट रे अगर ऐसे आया और ऐसे जाके अगर इधर चला गया तो हम कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर लाइट ने जितनी स्लैब की थिकनेस है अगर उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो कह नहीं देंगे कि ये लाइट ना इस स्लैब को क्रॉस कर गया, आर पार कर गया। हाँ कि ना, कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि मान लीजिए ये स्लैब किसी मटेरियल का बना होगा ना, जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है, म्यू है। स्लैब जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। और स्लैब का थिकनेस कितना है, टी है। तो मान लीजिए ये स्लैब का थिकनेस टी है, लाइट रे ऐसे आ रही है। हम कब समझ जाएंगे कि लाइट रे इस स्लैब को क्रॉस कर गई। तो हम कहेंगे जब लाइट स्लैब के थिकनेस के बराबर डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर लेगा तो हम ये कहेंगे कि हमारी लाइट ना इस ग्लास स्लैब को क्रॉस कर गई, हाँ या ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई स्लैब है, बात समझ पा रहे हैं, ये स्लैब है। स्लैब की थिकनेस मतलब ऐसे ये स्लैब ऐसे बनेगा ना, सामने से मान लीजिए सामने से ये इतना चौड़ा आपको दिखेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ही ना लेंथ इसकी क्या बताएगी, थिकनेस को। उसको अपन ने ऐसे बना दिया और इसको हम दिखा दे रहे हैं कि ये क्या है, उसकी थिकनेस है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए एक कार्टून है, कार्टून ऐसे रखा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऐसे बाहर जा रहा है। अगर ये ऐसे बाहर जा रहा है तो इसकी थिकनेस कितनी हुई, यहाँ से लेके यहीं तक ना। तो इसी चीज़ को हमने ऐसे बना दिया। ठीक, ये क्या है, उस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, टी है। ठीक, अच्छा ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, म्यू है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बताइए एक लाइट रे को इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यही ना पूछा है। अब एक बात आइए बेसिक चीज़ पे, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको क्या निकालना है कि लाइट रे के द्वारा स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यही ना टाइम निकालना है। यहाँ से टाइम को इधर भेजिए तो क्या अपन ऐसा बोल दें, ऐसा लिख देते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। टी को इधर भेज दीजिए तो टी बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। स्पीड को v से लिख दो ना, v यहाँ v, हाँ चलिए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड को किससे लिखा अपन ने, v से, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। ये टाइम है, t टाइम है। तो एक बात बताइए, ये टाइम है,
ये टाइम। तो बताइए यहाँ से टाइम बराबर क्या आया फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर हमको लाइट रे के द्वारा क्या निकालना है कि लाइट रे इस स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगा, लाइट रे के द्वारा इस स्लैब को क्रॉस करने में, गुजरने में या आर पार करने में कितना समय लगा, तो क्या टाइम निकालने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या, डिस्टेंस बटे स्पीड। मतलब ये बताना पड़ेगा कि सर आप हमको ये बता दीजिए कि लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और किस स्पीड से ट्रेवल की। अगर ये दोनों बता दीजिएगा ना, डिस्टेंस और स्पीड, तो सर हम टाइम आपको बता देंगे। अब यहाँ डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, तो मैंने अभी आपको समझाया ना कि लाइट रे किसको क्रॉस कर रही है, एक स्लैब को जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। तो बताइए अगर इसकी स्लैब की थिकनेस टी है तो क्या लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो नहीं कह सकते हैं स्लैब के थिकनेस के बराबर, कह सकते हैं ना कि लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो हम कहेंगे स्लैब के थिकनेस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो क्या यहाँ से एक बात पता चल गया कि लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरा क्या निकालना है, स्पीड। अब कल अपन ने सीखा था म्यू बराबर सी बाय भी, म्यू बराबर सी बाय भी, ध्यान से समझिए। म्यू क्या होती थी, v क्या है, c क्या है, लाइट का स्पीड इन एयर या वैक्यूम, v क्या है, लाइट का स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। कल ऐसा नहीं लिखा था, याद कीजिए ना, म्यू ग्लास बराबर क्या लिखते थे, c बटे v ग्लास लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ बाबू, क्या ग्लास स्लैब के अंदर लाइट का स्पीड c होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि c तो लाइट की स्पीड एयर में ना होती है। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। तो हम ऐसा कहें म्यू क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c। और भी क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं कि इस ग्लास स्लैब से जब लाइट होकर गुजर रही होंगी तो ग्लास स्लैब के अंदर लाइट का स्पीड क्या रहा होगा, मान लेते हैं भी। चूंकि उस मीडियम में लाइट की स्पीड को भी मानेंगे तभी ना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखेंगे। तो ये म्यू क्या है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का, ग्लास स्लैब का। और v क्या है, v है लाइट की स्पीड इस मीडियम में, इस स्लैब के अंदर लाइट का स्पीड। तो बताइए क्या हम म्यू बराबर c बाय भी लिखे तो यहाँ से v निकाला जा सकता है। तो v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू v बराबर c, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c बाय म्यू। बताइए c बाय म्यू क्या है, तो सुनिए म्यू क्या है, म्यू है इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये स्लैब जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो क्या ऐसा कहें कि अगर ये c बाय म्यू से भी आया तो ये भी क्या है, लाइट का स्पीड किस मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। तो बताइए क्या हम एक बात पता कर लिए कि सर जब लाइट इस ग्लास स्लैब को क्रॉस कर रहा होगा तो ग्लास स्लैब के अंदर वो किस स्पीड से चल रहा होगा, c बाय म्यू से। तो आपको स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया t, और स्पीड कितना हो गया, स्पीड हो गया c बाय म्यू। बताइए टाइम पता नहीं चल जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना t, स्पीड कितना निकाला c बाय म्यू, ऊपर चला गया, ये कितना बन गया म्यू t बाय c। ये आंसर कि अगर किसी ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, t है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लाइट रे के द्वारा उस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, म्यू t बाय c। जहाँ म्यू क्या है उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, t क्या है स्लैब का थिकनेस, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, if light of frequency 5 into 10 to the power 15 hertz, if light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz moving in a medium of refractive index 1.5, moving in a medium of refractive index 1.5, then calculate wavelength of light, in this medium। पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और ये लाइट किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उस मीडियम का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.5, ठीक है। तो कह रहा है उसी मीडियम में लाइट का क्या बताइए, वेवलेंथ बताइए। अब ध्यान से समझिए, आपको डेटा क्या क्या गिवन है। हमको सर फ्रीक्वेंसी गिवन है, कल ही हमने बताया था फ्रीक्वेंसी को एफ से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं न्यू ऐसे लिख देता है, कहीं कहीं एन लिख देता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो मन हो वो लिख सकते हैं। तो आपको डेटा क्या गिवन दे रखा है, डेटा दे रखा है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है। लाइट जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। और आपसे पूछा क्या है, बताइए लाइट की वेवलेंथ, बोले तो तरंग दैर्घ्य उसी मीडियम में कितना होगा। ध्यान से सुनिए, कल अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सुना, V बराबर एन लेमडा, V बराबर एन लेमडा, या एन को ही लिख दीजिए एफ लेमडा। V क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, एफ क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लेमडा क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप क्वेश्चन में देखो, आपको पता क्या क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है, लाइट का क्या निकालना है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकालना है, तो और क्या चाहिए जो वेवलेंथ आ जाएगा। तो आप कहोगे सर लाइट का स्पीड चाहिए ना, तो लाइट का स्पीड तो पता है सर हमको, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मगर वो 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहाँ होती है लाइट की स्पीड, एयर में ना। यहाँ क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि एयर में लाइट जा रही है, बिल्कुल नहीं लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लाइट जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है। तो सर क्या करना पड़ेगा, लाइट का इस मीडियम में स्पीड निकालना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ भी के जगह लिखूँ सी, इसका मतलब हुआ लाइट का स्पीड कहाँ है, एयर में। तो फ्रीक्वेंसी भी लाइट की एयर में ही आएगी और वेवलेंथ भी लाइट का एयर में ही आएगा। मगर ध्यान से सुनिए, यहाँ आपको मीडियम क्या एयर कहीं दे रखा है, मीडियम कहीं भी एयर नहीं दे रखा है, कहीं भी मीडियम एयर नहीं है, ठीक है। मीडियम कहीं भी एयर नहीं दे रखा है। मीडियम क्या दे रखा है, मीडियम दे रखा है आपको कि एक ऐसा मीडियम में लाइट जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। हाँ, तो v क्या है, लाइट का स्पीड, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखिए ये भी लाइट का स्पीड उस मीडियम में है जिस मीडियम की फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है। तो क्वेश्चन में देखिए बाबू, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी लाइट की किस मीडियम में दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी लाइट की उस मीडियम में है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। और क्या इसी मीडियम में ना लाइट का वेवलेंथ निकालना है। तो आप ही देखो ना कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेवलेंथ निकालना है, तो और क्या चाहिए, और चाहिए अपने को लाइट का स्पीड। कहाँ पे सर, जिस मीडियम में ये सब दे रखा है उसी मीडियम का में लाइट का स्पीड चाहिए।
तो हम कैसे निकालेंगे? सर हमारे पास एक जुगाड़ है, क्या देखिए, म्यू बराबर अपन जानते हैं क्या, सी बाय भी। अगर म्यू किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या उसी मीडियम में लाइट की स्पीड को भी कहते हैं क्या? क्योंकि सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो बताइए यहाँ से v बराबर क्या लिखेंगे, v को इधर ले जाइए, c बाय म्यू। c कितना है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और म्यू कितना है 1.5, क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 से 3 दो बार में, तो यहाँ से लाइट की स्पीड आ गई 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लाइट का स्पीड इस मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी आ गई 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब तो काम आसान हो गया, लाइट का स्पीड भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो वेवलेंथ नहीं आ जाएगा, v बराबर एफ लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या होगा, v बाय एफ। v कितना निकाला, v निकाला 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ज। आपको मैं बताऊं, फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं ना 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ज, हर्ज को ही लिखते हैं 1 बाय सेकेंड। हर्ज होती है यूनिट साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, मगर बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है 1 बाय सेकेंड, या इसी को क्या कहते हैं सेकेंड इनवर्स। तो आप 1 बाय सेकेंड बोलिए या हर्ज बोलिए, एक ही चीज़ है। तो बताइए क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी की यूनिट 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 1 बाय सेकेंड लिख दें, सेकेंड से सेकेंड निपट गया, क्या बचा, ये बचा 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाय 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 इतना मीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 10 टू दी पावर 8 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए लेमडा बराबर 10 टू दी पावर 8 में से एक 10 इसको दे दीजिए, तो ये बन जाएगा 20, यहाँ बन जाएगा 10 टू दी पावर 7, ये बन जाएगा 5, और यहाँ क्या बना 10 टू दी पावर 14 मीटर। 5 से ये 4 बार में, तो लेमडा आ गया कितना 4 इंटू 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 14 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -14 हो जाएगा, ऊपर में 10 टू दी पावर 7 भी है और 10 टू दी पावर -14 भी आ गया, गुना में है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 7 -14 -7, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर, इतना आ जाएगा वेवलेंथ इस मीडियम में लाइट का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। सुनिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। ये लाइट की फ्रीक्वेंसी कहाँ दे रखी है कि ये लाइट किसी एक मीडियम में मूव कर रही है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। तो हमसे पूछा है ना इसी मीडियम में लाइट का क्या बताइए, वेवलेंथ बताइए। तो हमको क्या क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम का, और निकालना क्या है वेवलेंथ। तो अपन ने कल ही पढ़ा था v बराबर लाइट का स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर फ्रीक्वेंसी पता है, लाइट का स्पीड पता चल जाए तो वेवलेंथ निकल जाएगा, मगर अपने को फ्रीक्वेंसी तो पता है मगर लाइट का स्पीड पता नहीं है। तो उसके लिए कुछ हिंट्स दे रखा है कि लाइट जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं म्यू बराबर c बाय v। तो अगर म्यू किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा v, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से अपन v निकाल लेंगे, तो v क्या हो जाएगा c बाय म्यू। c पता था, म्यू पता था, यहाँ से लाइट का स्पीड उस मीडियम में आ गया, लाइट का स्पीड पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता है, तो बताइए वेवलेंथ नहीं आ जाएगा। हो सकता है ऑप्शंस में आपको मीटर में नहीं पूछा हो, सेंटीमीटर में पूछा हो, बदल लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम में पूछा हो बदल लीजिएगा, नैनोमीटर में पूछा हो बदल लीजिएगा, जिसमें भी पूछेगा बदल देंगे, है ना। अपन रिलेशन याद रख लेंगे, क्या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर 10 टू दी पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में कितनी मीटर 10 टू दी पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर में कितना मीटर 10 टू दी पावर -12 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन हमारा।
चलिए अगला एक और क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चंस को करने के लिए अपन पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। कुछ नहीं है, वो एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में कन्वर्जन है, एक पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर के बीच का रिलेशन। सुनिए क्या, अपन ने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, कल ही पढ़ा था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे पढ़ा था, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, तो जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। बताइए μ1 को क्या लिखेंगे, म्यू बराबर अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, म्यू बराबर अपन ने फॉर्मूला पढ़ा c/v, म्यू बराबर अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा c/v, ध्यान से समझिए। तो क्या μ1 बराबर लिख देंगे c/v1, μ2 बराबर लिख देंगे c/v2, हाँ या ना। तो हम μ1 के जगह क्या लिख दे c/v1, μ2 के जगह क्या लिख दे c/v2। तो यहाँ से क्या आ गया c/v1 डिवाइड बाय c/v2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टा करके, तो ये बन जाएगा v2/c, c से c निपट गया, क्या बना v2/v1, v2/v1। तो एक चीज़ यहाँ से आया कि μ1/μ2 मतलब मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे उसको μ1/μ2, वो किसके बराबर होगा v2/v1 के। v2 क्या है, लाइट का स्पीड इन सेकेंड मीडियम बटे लाइट का स्पीड इन फर्स्ट मीडियम। मतलब जब किसी मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, μ1/μ2 को क्या लिखेंगे v2/v1, मतलब दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड बाय पहले मीडियम में लाइट का स्पीड। अच्छा v2, v बराबर क्या पढ़ा अपन ने, v बराबर अभी पढ़ा अपन ने f लैम्डा होती है ना, लाइट का स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो बताइए v2 बराबर क्या लिखेंगे f लैम्डा 2, v1 बराबर क्या लिखेंगे f लैम्डा 1। अब आप कहेंगे सर यहाँ f2 नहीं लगाए, यहाँ f1 नहीं लगाए, तो हमने आपको बताया था लाइट का स्पीड लाइट की फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, लाइट के फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होती है। इसीलिए सेकेंड मीडियम में भी लाइट का स्पीड f ही रखा, पहले मीडियम में भी लाइट का स्पीड f ही रखा। चूंकि लाइट एक ही है ना, एक ही कलर की लाइट दोनों मीडियम में जा रही है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए यहाँ से क्या आ गया λ2/λ1। मतलब हम कहेंगे किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे, जिसका अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में। इसको किसके बराबर लिखेंगे v2/v1, जहां v क्या है, लाइट का स्पीड इन सेकेंड मीडियम बाय लाइट का स्पीड इन फर्स्ट मीडियम बराबर, और क्या आया लाइट का स्पीड लाइट का वेवलेंथ सेकेंड मीडियम में बाय लाइट का वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम। ये रिलेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया होगा कि लाइट का स्पीड किसी एक मीडियम में इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम में बताइए जबकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, μ1 μ2 पता है, v1 पता है, v2 निकालना है, निकल जाएगा। ये रिलेशन यूज कर लेंगे। तो याद रखेंगे μ1/μ2 किसके बराबर होता है, μ1/μ2 बराबर होता है v2/v1 बराबर होता है λ2/λ1। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। If a light ray of frequency f, if a light ray of frequency f, wavelength lambda
and speed v if a light ray, ऐसा लिखते हैं, if a light ray traveling in air, if a light ray traveling in air, मतलब हवा में ट्रेवल करते हुए एक लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, f है, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, और स्पीड कितनी है, v है, ट्रांसमिट्स इनटू अ मीडियम। अब ये लाइट रे क्या कर रही है, ट्रांसमिट्स इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन calculate frequency, wavelength, then calculate frequency, wavelength and speed of light in that medium, speed of light in this medium। सॉरी, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइट रे है जो कहाँ ट्रेवल कर रही है, एयर में। जो लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है, वेवलेंथ क्या है उस लाइट की, लैम्डा है। कौन सी लाइट की, जो लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है, और उसी लाइट का स्पीड क्या है, वी है। अब ये लाइट कहाँ ट्रांसमिट कर रही है, किसी दूसरे मीडियम में ये ट्रांसमिट हो जा रही है, दूसरे मीडियम में चली जा रही है। जिस मीडियम का क्या दे रखा है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पूछ रहा है कि जिस ये लाइट रे पहले एयर में था ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ थी, वेवलेंथ लैम्डा थी, स्पीड भी थी। अब ये कहाँ चली गई, किसी दूसरे मीडियम में। तो जब ये दूसरे मीडियम में गया तो दूसरे मीडियम का क्या दे रखा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ये लाइट दूसरे मीडियम में चला गया ना, तो बताओ दूसरे मीडियम में इस लाइट का स्पीड क्या होगा, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस लाइट का वेवलेंथ क्या होगा। सुनिए, हम मान लेते हैं ऐसा, एक तरफ क्या है, एयर है, और दूसरे तरफ कोई भी मीडियम है। नहीं, यही है ना। बताइए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ1, इसको लिख रहे हैं अभी। हाँ, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल ही अभी भी अपन ने देखा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कितना दे रखा है, μ। अरे भाई, एक मीडियम में सब चीज़ दे रखा है, दूसरे में निकालना है, तो एक को हमने 1 नाम लिख दिया और दूसरे मीडियम को अपन ने किससे दिखा रहे हैं, 2 से। ये क्या है, मीडियम 2 है, और ये क्या है, मीडियम 1 है। सिंपल, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, 2 है। बताइए, मीडियम 1 बोले तो एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1, तो अपन ने लिख दिया पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। बताइए, पहले वाले मीडियम में लाइट का स्पीड v1 कितना दे रखा है, v। लाइट का वेवलेंथ कितना दे रखा है, लैम्डा। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, f, यही ना, ये अपने को दे रखा है। अपने से पूछा क्या है, बताइए v2 क्या होगा, दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, दूसरे मीडियम में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, दूसरे मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही ना पूछा है। अब देखो, v1 लैम्डा 1 f1 दे रखा है, v2 लैम्डा 2 f2 निकालना है। एक बात बताओ, क्या चीज़ चेंज कभी नहीं होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। रिफ्लेक्शन हो रहा हो या रिफ्रैक्शन हो रहा हो, चूंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है। सर आपको कैसे पता चला, पहले लाइट एयर में थी, ट्रांसमिट होके कहाँ चली गई, दूसरे मीडियम में। तो कल ही हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन होने के लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। क्या क्या, पहली बात कि लाइट हमेशा 2 मीडियम में चलना चाहिए, 2 मीडियम जरूरी है। और दूसरी बात, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हो तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगी, कुछ ना कुछ डेविएट हो जाएंगी, तब कहेंगे रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या यहाँ 2 मीडियम है, और अगर यहाँ 2 मीडियम है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सुनिए, तो हम ऐसा कहेंगे कि मान लीजिए पहले वाले मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, f, तो दूसरे वाले मीडियम में भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f। फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, या चाहे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा हो, अपवर्तन हो रहा हो, दोनों केस में लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो बताइए, क्या f2 भी f1 के ही बराबर होगा, और f1 कितना दे रखा है, f, तो f2 भी किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, v1 पता है, v2 निकालना है। अभी अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था,
एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में μ1/μ2 बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा V2/V1। बोलो μ1 बोले तो पहला मीडियम हमारे लिए यहाँ किसको हमने माना, एयर को, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। दूसरा मीडियम हमने यहाँ किसको माना, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ। दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड V2 निकालना है। पहले मीडियम में लाइट का स्पीड V1 दे रखा है कितना V, तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा V बराबर V2 इंटू म्यू। तो बताइए यहाँ से V2 आ जाएगा क्या, V/μ। तो बताइए अगर लाइट का स्पीड एयर में कितना था, V था, तो जब ये किसी दूसरे मीडियम में गई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ है, तो उस मीडियम में इसकी स्पीड क्या होगी, V/μ हो जाएगी। उसी तरह अभी सेम देखा था μ1/μ2 बराबर एक फॉर्मूला आया था λ2/λ1। बोलो ना μ1 क्या है, μ1 है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला मीडियम कौन बोले तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। दूसरा मीडियम कौन, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ। दूसरे मीडियम में वेवलेंथ निकालना है लाइट का। पहले वाले मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में अपने को दे रखा है λ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, λ बराबर क्या हो जाएगा, μ इंटू λ2। बता दीजिए λ2 बराबर हो जाएगा λ/μ। मतलब अगर एयर में लाइट का वेवलेंथ कितना था λ, जब लाइट कहाँ ट्रांसमिट होके चली गई, किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ, तो उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, λ/μ हो जाएगा। समझ में आया। ये था क्वेश्चन क्या कि आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड किसी एक मीडियम में दे रखा है। अब लाइट किसी दूसरे मीडियम में चली गई, जब लाइट दूसरे मीडियम में चली गई उस दूसरे मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि बताइए दूसरे मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लाइट की वेवलेंथ क्या होगी और लाइट का स्पीड क्या होगा। क्लियर। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूँ आपको। जनरली फ्रीक्वेंसी पूछेगा, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो लाइट का या रिफ्रैक्शन हो रहा हो लाइट का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज, डेटा बहुत सारा दे देगा कि एक लाइट की फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻15 हर्ट्ज है, ये किसी दूसरे मीडियम में चली गई जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा 2 है 3 है, कि आप बताइए लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी दूसरे मीडियम, कहेंगे कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले थी वही अभी भी होगा, जो पहले किसी मीडियम में था बाद में दूसरे मीडियम में भी लाइट की फ्रीक्वेंसी वही होगी। समझ में आया। मगर स्पीड में चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। ठीक है, ठीक है। आज अपन क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, आराम से। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ना है, मगर ध्यान से, और पीछे वाले चीज़ को रिवाइज भी करना है, क्योंकि पीछे पढ़ा हुआ पोर्शन का अच्छा दिन हो गया, उसके कनेक्ट में आना है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में मान लीजिए वो यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में, उसके फॉर्मूले तो अपने को आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।